तो ये दोनों टेक्निक आपको आनी चाहिए, क्योंकि 100% करेक्ट होना चाहिए मर्म, तभी इसका रिस्पॉन्स आएगा। तो इसलिए तल हृदय मर्म सबने सीख लिया, आप कोई गलती नहीं होनी चाहिए कि तल हृदय मर्म। सर हाँ, यदि तल हृदय मर्म सीख लिया तो हमने इंडिया की 40% प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। ठीक है, मोदी जी को लेटर भेज दीजिए। सर बीच वाला कैसे? ये मिडिल फिंगर 1 2 3 थर्ड फिंगर है, यहाँ से एक हमने लाइन खींची और इसमें 30 को डिवाइड किया, जब दोनों लाइन यहाँ पे क्रॉस करती हैं। अब करके देख लीजिए आप, डिवाइड कीजिएगा सर। यहाँ से लेके यहाँ तक 6 अंगुल होता है। अच्छा। उसके बीच में 3 अंगुल यहाँ और 1 अंगुल यहाँ, वो लाइन जो खींचेंगे, ठीक, पक्का सही आ रहा नहीं आ रहा? इधर आइए, आपके में कुछ गड़बड़ है। मेरे को जिस हाथ में आपने पूछा उसी हाथ में बीच में है ना, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 6। पक्का? ऐसे क्यों नाप रहे हो? ऐसे क्यों नाप? 4 नाप, 4 नाप, यहाँ तक 2 नाप। पक्का? 6 हुए, बराबर हो रही थी आपकी, मिल गई। अब आप इसको मुट्ठी को बंद करो, ऐसे लगाओ। हाँ, एकदम ऐसे नहीं, इसको आप ऐसे करके फोल्ड दीजिए। अब 3 अंगुल नापिए यहाँ से। हिसाब हमारा बिल्कुल सही है, हमारा हिसाब गलत नहीं है, बस इसमें यही बात है, हमने यही किया कि हिसाब किताब ठीक रखा है। अब देखो ठीक है, वही बात है। अब आप ऐसे करके नापोगे तो नहीं मिलेगा इसको, फिर आप ये बाद में बताएंगे अभी ऐसे तो हमारे सारे मर्म छूट जाएंगे। हम वहां बताएंगे पूरा, आपको पूरा बताएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 6 अंगुल और इसको बीच में डिवाइड करेंगे तो जहाँ पे ये पॉइंट आएगा। अब इसको मोड़ के देखिए, मोड़ के देखिए, ऐसे ऐसे मोड़िए, ऐसे आराम से, ऐसे भी नहीं करना है कि आप ऐसे कर लें, वो आई ना पाए, इजीली जहाँ एसेस होता है वही। ठीक, सर ये बिल्कुल इजी रहना चाहिए। हाँ इजी रहना चाहिए, ऐसे नहीं करना बिल्कुल कि आप उसको, अपना हाथ है आपका, प्यार से करिए। ठीक है, तो ये इसको क्या कि अब व्हाट आर द इंडिकेशन, ये किस किस बीमारी में काम आता है, नोट कर लीजिए। तल हृदय के इंडिकेशन ऑफ तल हृदय। बुक में कुछ चीजें लिखी, कुछ चीजें नहीं लिखी। बुक में बहुत सारी चीजें नहीं लिखी, जो हम लोग बोलते हैं बहुत सारी चीजें बुक्स में नहीं लिखी। इसलिए नहीं लिखी है कि वो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, वो ये बुक्स हम लोगों ने कई अलग अलग ढंग से लिखी है। पतली किताब भारतीय विद्याभवन के सिलेबस के लिए, सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, शांति कुंज के लिए। जो मोटी किताब है बीएससी एमएससी यहाँ योग के लिए है, उसके लिए मोटी वाली किताब उस सिलेबस के हिसाब से। कई जगह इंग्लिश वाली किताब हम फॉरेन डेलीगेट्स के लिए, जो जिनको सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है उनके लिए। जो बाद की किताब है वो जो हम आपको लिटरेचर देते हैं वो लेक्चर्स का है, वो उसका है। तो थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंस है, कई चीज़ें उसमें दूसरे ढंग से, कहीं कहीं दूसरे ढंग से। तो ये आपको इंडिकेशन है सबसे पहले, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं। इससे आप हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। जस्ट यू कैन रेगुलेट द फंक्शन ऑफ हार्ट एज वेल एज द फंक्शंस ऑफ ब्रेन। आयुर्वेद में या वेदों में हृदय का मतलब क्या है? जो किसी चीज़ का हरण करती है, उसको दोबारा से वापस करती है और उसको रेगुलेट करती है। तो हृदय, ब्रेन भी हमारा स्टिमुलस लेता है, उसके अगेंस्ट हम लोग एक स्टिमुलस भेजते हैं, वापस रिस्पांस भेजते हैं और उसको पूरा रेगुलेशन करते हैं। ऐसे हार्ट जो है ब्लड रिसीव करता है, ब्लड फिर डोनेट करता है और उसको रेगुलेट करता है पूरे सिस्टम। तो हार्ट एंड द ब्रेन बोथ कैन बी रेगुलेटेड बाय फंक्शंस ऑफ हार्ट एंड ब्रेन कैन बी रेगुलेटेड बाय दिस तल हृदय मर्म, एक से एक मर्म से। तो हाइपरटेंशन, कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं? पहले हार्ट से संबंधित बीमारी, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, coronary artery disease, dysfunctioning heart disease, dysfunction of the heart,
एंड हाइपोटेंशन में भी काम करता है। हाइपोटेंशन होगा किसी को तो उसको रेगुलेट। फिर सडन कोई जैसे वाशोमोगल शॉक की कंडीशन हो, कोई शॉक में जा रहा हो, उस कंडीशन में भी आप इसको स्टिमुलेट करते हैं तो ठीक हो जाता है। ये जो वेन्स में ब्लॉकेज आती है, जो हार्ट वेन्स में ब्लॉकेज नहीं आ जाती, वो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, थ्रोम्बोसिस। देखिए थ्रोम्बस को तो आप उसको पिघला नहीं सकते। थ्रोम्बस कहीं लगा है, ठीक है, डिस्लॉज हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। ये कॉर्नरी आर्टरी डिजीज का मतलब क्या, उसमें स्टेनोसिस भी हो सकती है, उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकती है, उसमें बहुत सारे कारण हैं। उसको हम लोग सिर्फ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के नाम से आप जानिए, या कार्डियक डिजीजेस के नाम स्पेसिफाई मत कीजिए उसको। अभी आप कहें कि भाई थ्रोम्बस में ही करना है तो नहीं, थ्रोम्बस यदि कहीं होगा तो फॉगर्टी कैथेटर डालना पड़ेगा, देन यू हैव टू रिमूव इट आउट। यदि कहीं बिगर वेसल में कोई थ्रोम्बस है तो उसके लिए आपको छोटा सा ऑपरेशन करना होता है, उसमें फॉगर्टी कैथेटर डाल के उसको निकालना पड़ेगा। तो ऐसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी पूरा में आ जाएगा ना, सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, पूरी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को आप इसको देखिए। इसको जब आप प्रैक्टिसाइज करेंगे तब आपको पता लगेगा किस किस चीज़ का फायदा है। बहुत सारे इंडिकेशन, सैकड़ों इंडिकेशन है जिसमें हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमने बेसिक इंडिकेशंस आपको बता दिए जो मोटे मोटे आपको समझने हैं। जो नॉन मेडिकल पर्सन है उनको तो फिर कुछ चीज़ें समझने की, ब्लड प्रेशर ठीक कर सकते हैं इससे। यदि हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। हार्ट में कोई दिक्कत होती है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। मोटी मोटी बातें समझते हैं। यहाँ वी आर नॉट पर्टिकुलर टू स्पेसिफिक। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, ठीक है, उनको मैं बताने लायक नहीं। और आप लोगों को सिर्फ ये बतानी जो आपको के लिए वो ये नहीं, वो आपको सामान्य चीज़ें समझनी। जो सामान्य हम लोग जो है उनको सामान्य चीज़ें समझनी। वो स्पेसिफिक डिजीज में हम लोग इंडिकेशन है वो फिर आप बार बार रिपीटेडली पढ़ेंगे तो उसको आप समझ पाएंगे। तो अभी तो सिर्फ ये देखें कि जस्ट वी कैन गवर्न द फंक्शन ऑफ द ब्रेन एंड हार्ट विद द हेल्प ऑफ दिस तल हृदय मंत्र। ये जो डॉक्टर साहब जो आप हार्ट को प्रेस करने वाला था उसका सब्स्टिट्यूट यही ना, उसका सब्स्टिट्यूट वो तो दूसरे ढंग की है, वो तो एक्सरसाइज बताओ। तो देखिए वो तो एक स्पेसिफिक काइंड की एक्सरसाइज है, वो तो एक फिजिकल एक्सरसाइज है। डायरेक्टली जैसे इमरजेंसी में उसको भी दिया जाता है, उसको दिया जाता है, लेकिन इमरजेंसी में इसको किया जाता है। इट इज़ फार बेटर, ये उससे तेज है। ये तो सामान्य आपको रोज के लिए, ये तो इमरजेंसी के लिए है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जितने भी आप देख रहे हैं सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, डिलेड माइलस्टोन, जितने भी हैं, जो भी व्हाट आर द कॉजेज, वट एवर द कॉज इज, इन ऑल केसेज द तल हृदय मर्म इज वेरी स्पेसिफिक फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ऑल दीज डिजीजेज। उसके साथ साथ इपिलेप्सी एंड द सीजर डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग हैं जिनके आसपास सीजर डिसऑर्डर का कोई केस है, इपिलेप्सी के, हमारे जिनके परिवार में, जिनके आसपास इपिलेप्सी के केस, जाते ही इसको प्रैक्टिसाइज करना। इपिलेप्सी का मतलब मिर्गी हो, हिस्टीरिया हो, सीजर डिसऑर्डर्स हो, इतना ज़्यादा फायदा होता है कुछ कहने के। दोनों का 15 बार सर, 15 बार 18 बार एक सेटिंग दे दी। फिर यदि दिक्कत है तो आप उसको दिन में उसी समय कंटिन्यूशन में 3-4 सेटिंग दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 बार दिया, फिर उसको बाद दोबारा देना है। कितना गैप रहना चाहिए? तुरंत इसी सर तल हृदय तुरंत आप देखेंगे, तुरंत एपिलेप्सी के एपिसोड से बाहर आ जाएगा, इमीडिएट। और ये अपने प्रैक्टिस के लिए सर, बोल रहे हैं सीजर डिसऑर्डर ना, तो सर इसमें दो है, एक तो जैसे बच्चों में आ जाता है फीवर की वजह से सीजर आ जाता है, सब में काम सर जो ब्रेन है जैसे कोमा में, मतलब सब हेड इंजरी में भी सब वजन आता है, उसमें भी देखिए मैंने जब उसको एक सीजर डिसऑर्डर कहा है, इसका मतलब सारी चीज़, इपिलेप्सिस के अतिरिक्त भी जितने सीजर्स होते हैं सब में, ऑटिज्म में हाइपर एक्टिव, उसमें हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं उसमें भी। सर खुद की प्रैक्टिस में इसे दिन में 3 बार करना दिन में 3 बार करना, खुद की प्रैक्टिस में आपने 3 बार। सर इसको प्रेस करने के लिए थम्स का किस प्रकार से मैं अभी सब बताएंगे। अभी तो हम लोग आइडेंटिफिकेशन नहीं, हम लोग कितना प्रेशर देंगे सब बताएंगे, सब ये मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा बताने में कुछ भी नहीं। लेकिन हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट वी हैव टू स्टार्ट विद द आइडेंटिफिकेशन। अभी हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। जब आइडेंटिफिकेशन में इनॉग्रल फंक्शन हुआ, मेन फिर काम हुआ, फिर उसके बाद उसका वैलिडिटी होता है। ऐसे ही जब नींद आती है, नींद आने से पहले क्या आती है, किससे स्टिमुलेट कर सकते हैं, इस वाले मर्म से स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण होती हैं। तो अल्नर ब्लोच है, तो अल्नर ब्लोच पे यदि आप हाथ ऐसे रखेंगे, ऐसे
ठीक है, मेरा हाथ उल्टा पड़ेगा, आप इन्होंने कहा हाथ रखा अल्लाह। अब इसके बाद ये पूरी उंगली कहाँ आई, इसकी क्रेसेस पे, और ये दूसरी उंगली कहाँ पे आएगी, इनकी दूसरी उंगली कहाँ पे आ रही है, आउटर पार्ट ऑफ द ऊपर। इसकी फीलिंग क्या होनी चाहिए, ये फीलिंग होनी चाहिए, ठीक है। कितना पेन होना चाहिए, इतने हल्के से प्रेशर से कितना पेन होना चाहिए, इनके फेस पे दिख रहा है। जब आपके हाथ में वो पॉइंट लग जाए तो समझिए कि आप सही जगह पे, ठीक। इसी के पैरेलल से थोड़ा सा नीचे, स्टमक में कौन कौन सी बीमारी होती है? देखिए, हाइपर एसिडिटी इतनी खतरनाक बीमारी है जो लगभग हर व्यक्ति को होती है, और नियमित रूप से इसमें मेडिकेशन लेना पड़ता, खाली पेट कैप्सूल, पता नहीं कितने करोड़ों रुपए का रोज सुबह हम लोग खाली पेट खाते हैं, कितने करोड़ों रुपए का ओम्प्राजोल हम लोग रोज सुबह खाते हैं। पूरे यदि इंडिया में पूरा कर लें, अरे 2 मिनट इसको दबा तो लो, तो पैसे खत्म, कंपनियां बंद, पीछे पड़ जाएंगे आप लोगों की, भाई क्या कर रहे हो समझ रहे हैं, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसको क्या करना, दोनों को दबाएंगे तो हाइपर एसिडिटी ठीक होती है 100%। कितने परसेंट? 100%। लेकिन करना होता रोज, कीजिए इसको, करें भाई। आप रोज गोली खाने का टाइम रख सकते हो, आप ये 2 मिनट के लिए इसके लिए टाइम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के लिए, ओबेसिटी के लिए, कितने लोग हैं जिनको वेट कम करना, जो जितना ज्यादा मोटा होगा उसको उतना वेट कम होगा। मर्म चिकित्सा, सीवियरिटी ऑफ केस, जितनी ज्यादा सीवियरिटी होगी उतना क्विक रिस्पॉन्स होगा, और जितनी कम रिस्पॉन्स वो होगा उतना कम रिस्पॉन्स होगा। जैसे मैं चारों 2 पॉइंट ये और 2 पॉइंट ये 4 पॉइंट दबाने, दोनों हाथों में, ठीक। तो ये पीओसीडी के लिए भी कूल पर है, पीओसीडी पीओसीडी ऊपर भी हो गया, और ये भी होगा यूट्रस के लिए ना। सर एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी के लिए कौन सा कूल ये ऊपर अंदर बाहर दोनों। इंद्रवस्तिक तो यूरिनरी सिस्टम का, आप दबा लो, उससे एक्सपल्सन होता है जी, पेट साफ हो जाएगा। यदि किसी को डायरिया हो रहा है, डिसेंट्री हो रही है, किसी को कंस्टिपेशन है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए ये सिस्टम, उसको सिस्टम को रेगुलेट करना, कंस्टिपेशन के लिए भी, हाँ कंस्टिपेशन के लिए भी, डायरिया के लिए भी, ये सिस्टम को ठीक करना। ये देखिए, अपान वायु का काम क्या है, अपान वायु का काम है दिखा देंगे, यूरिन पेट भी देख लेटेस को, फीसेस को, फीटस को और सीमेन को और मेंस्ट्रुअल ब्लड को यू टाइम पे बाहर निकालना, सिस्टम को बैलेंस करना। नहीं, इन सारी चीजों का फंक्शन इसमें है, अपान है तो निकालना, एक्सपल्सन वाली। यदि उसमें कहीं भी कोई हिंड्रेंस होती है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। समान वायु का काम है कि अन्न के पाचन जो होगा उसमें से उसके गंदे भाग को अलग करना और उसके सारे भाग को अलग करना। तो जहां भी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो समान वायु का काम है। तो समान वायु के लिए कौन सा पॉइंट है हमारे पास, ये वाला पॉइंट है। ये हमारे पास ये मुख्य रूप से हमारे पास प्राणवायु के लिए है जो इसमें रहती है, और यही दोनों को हम नहीं आ रहा, मेरे उंगली नहीं दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों की चीजों का इस्तेमाल प्राण और उदान के लिए करनी है, इसको समान के लिए करनी है। और जब सारे पॉइंट हम लोग करते हैं तो सारे के सारे मर्म किस में बंधे हुए, ये व्यान वायु से बंधे हुए, व्यान और सर्व शरीर का। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ का मर्म क्या, सारे शरीर, इन सारी चीजों का जो चैनल है, एक मेन चैनल तो प्राण से रेगुलेट होती है, लेकिन एक सिस्टम जो बना हुआ वो किससे बना हुआ, वो व्यान से। वो सारे शरीर के जितने भी मर्म है उनको जब आप उसको दबाएंगे तो उस स्थान की चीजों को करेंगे साथ में वो प्राण और व्यान से करेंगे। नहीं, व्यान के लिए ये नहीं, व्यान के सारे कोई भी पॉइंट करे तो व्यान को तो कर ही रहा है, व्यान सब सारे शरीर में जो वायु है उसको व्यान करें, ठीक। ये चीज पूरे ऑर्डर सही करेगा। हाँ, ये सारी चीज नहीं, ये नहीं, जितनी भी बॉडी का कोई भी पॉइंट है वो व्यान को भी स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। इधर हार्ट और भी मर गई, लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, एसोफेगस के लिए, पीछे के अपर स्पाइन के लिए, सारी चीजों के लिए। सर रीढ़ की हड्डी के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए बताएंगे, अभी तो हम हाथ की बात, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, अभी कुछ नहीं, अभी हम पीछे की बात नहीं कर, अभी हमने आपको हाथ के पॉइंट बताया। अब हमारे पास कि भोजन के लिए कितना टाइम है, वो मेरे पास पूरा लेक्चर है अभी 1 बजे के लिए कहा है, ठीक है। तो आधा घंटे में मैं जस्ट आई अपनी पॉइंट ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी,
बैठिए। इसमें किसी को कोई शक? आणी और बम ठीक से इसके बेसिस पे कंधे का अभी मैंने बताया नहीं, कंधे का अभी नहीं बताया मैंने, कंधे का बताया। आणी और उर्वी का ना किस तरीके से आने के इंडिकेशन है द डिजीजेज ऑफ द लंग्स एंड द डिजीजेज ऑफ लंग्स एंड सर हार्ट। आणी आनी और उर्वी। सीधा 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 किया, उसके बाद हम ये फीलिंग है। सर जो भी प्रॉब्लम है वही पॉइंट को दबाना है क्या पूरा 7 पॉइंट्स दबाना है? कौन से वाले? अभी स्टमक का प्रॉब्लम रहता है तो खाली स्टमक खुद का का या पूरे ना, 7 पूरा पूरा नहीं, पर्टिकुलर जोन का। सुबह शाम तो आप कर ही रहे, क्लिक को पूर्व पूर्वी आनी के 4 अंगुल 4 अंगुलों, 4 अंगुल पे उर्वी और उर्वी से 4 अंगुल पे आनी। ठीक है, ये समझ लीजिए। देख रहे हैं? अब इसके बाद हम जस्ट वी आर स्टार्टिंग द पॉइंट्स ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी। लोअर एक्सट्रीमिटी उंगली टेढ़ी करनी, घी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उंगली वैसे टेढ़ी करते हैं हम लोग कैसे, इस गुल्फ को उठाने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो आपने इसको 90 डिग्री में रखना है। यदि आप ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, ये जो नर्व है ये ट्यूबरोसिटी के पीछे चली जाए, आपको नहीं मिलेगा। आप ढूंढते रहेंगे तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भी तो बहुत पेनफुल हो। तो इसको क्या करना, यू हैव टू कीप द फुट इन द राइट एंगल पे रखिए और इसको कट करते रहिए, वाइब्रेट करना। सिंपल वो उसको वहीं पे लगाइए, इसको रगड़ना नहीं है। इसकी टेक्निक हम आपको बताएंगे, इसमें रगड़ना नहीं है, इसको स्किन को रगड़ना नहीं। तो इसमें क्या करना है, जस्ट यू हैव टू होल्ड द नर्व, हाथ को यहाँ रख लीजिए और उस नर्व को वाइब्रेट कीजिए, सिंपल वाइब्रेट। आप लोग इसमें बहुत सारे काम करते हैं। आप लोगों को तो हमने क्या बताया कि इसको वाइब्रेट करना है। हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो बंच है पूरा ये नर्व का, हमें पता है कि इसका लेटरल सेक्शन से कहाँ सप्लाई है, जो राइट वाले बंचेस कहाँ जा रहे हैं, सेंट्रल इसके बंचेस कहाँ जा रहे हैं, उसके हिस्से पे जो उसका आउटर पेरिनीडियम का पार्ट होता है उस पर प्रेशर देके उस पर्टिकुलर जोन को इफेक्ट करते हैं, जो जहाँ पे क्या कहते हैं सेगमेंटल होता है। हमें पता है कि इस सेगमेंट में कौन से फाइबर से सेगमेंट में एक्सपीरियंस से हम लोगों ने इसको किया, तो हम लोग उसको भी प्रेशर अलग अलग देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको वो उसको दबाना नहीं, आपको सिंपल जस्ट यू हैव टू वाइब्रेट द होल, पूरे के पूरे उसको बंच को आपको वाइब्रेट करना। ठीक है, तो क्या करना, जस्ट यू हैव टू वाइब्रेट। और कई लोग क्या करते हैं, स्किन को ऐसे रगड़ते हैं, तो स्किन को रगड़ेंगे तो क्या ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाएगी, छाले पड़। सिंपल होल्ड करना है, नर्व को आइडेंटिफाई कीजिए, होल्ड कीजिए और वहीं पे रखिए उसको ऐसे ऐसे उसको अभी हम लोग सारी टेक्निक को डिमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो ये क्या कौन सा मर्म हो गया, गुल्फ मर्म, गुल्फ। और इस मर्म को हमने आपको सुबह बताया कि नाड़ी शोधन के लिए हम लोग किस पे बैठते हैं, सिद्धासन में। और सिद्धासन से क्या होता है, 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है। और जो प्रेशर किसमें पड़ता है, सिर्फ इसी नर्व में। ये देखिए, ये वाली गांठ आप ऐसे बैठ के देखिए, सिद्धासन में बैठिए। आप देख सकते हैं ये ट्यूबरोसिटी देश की है, एनाटॉमिकली जानने की कि कितने सुपरफिशियल नर्व एंडिंग्स कहाँ हैं, उनको कौन कौन से मर्मों के साथ हुए, कैसे उनको स्टिमुलेट करके किस मर्म को हम ज़्यादा क्या कि उसकी एफिकेसी बढ़ा सकते हैं। ये काम हम लोगों ने एनाटॉमी को जान के किया। ठीक है, बहुत सारा काम किया हमने, पूरी एनाटॉमी कई बार आप दोबारा से पढ़ी, ग्रेज पढ़ी और जो आजकल की बुक्स है उनको पढ़ा, तब जाके हम लोग समझे। पुराना अपने ज़माने में जो ग्रेज पढ़ी थी वो अलग बात, हम लोगों की ग्रेज तो आज बहुत पुरानी हो गई, छोटी सी। ठीक है, आज जो है उसमें स्टूडेंट एडिशन में कई किस्में फिगर है और हम लोग 3D जो एनाटॉमी जो हमारी जो हम लोग डाउनलोड करते हैं उसमें से सारी चीज़ देखते हैं हम लोग सब उसी में। जो अब जो हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं सीमंत मर्म का बोन के स्कल की और सारी सब चीज़ें हमें 3D में दिखाई देती है, उसको समझने में सुविधा होती है कि कैसे। और जब हम उसको अपने से समझाते हैं, जैसे 3D में हम खोपड़ी खोल के दिखती है उसमें, तो उसमें लगता है कि हमारी खोपड़ी का साइज जो ऑक्सीपिटल है उसका साइज सिर्फ इतना है, इसके अलावा जो हमारी फ्रंटल बोन है उसका साइज इसके अलावा इससे ज़्यादा नहीं है।
हम हाथ को ऐसे रखते हैं तो ये सीधे सेजाइटल सूचर के ऊपर आती है, जब रखते हैं तो कोरोना सूचर पे आता है। तो ये सब एक एक चीज सामने दिखाई देती है कि भाई जो शरीर में है, चाहे उसे किसी मशीन से आप चेक कर लो, जो हमारी मशीन है, जो नेचुरल मशीन है, उसके बराबर है, उसका नाम कुछ नहीं। ठीक है, तो ऐसी चीजों को आप बड़े आराम से देख सकते हैं। तो ये क्या किया, इसमें 4-5 जगह हम लोग स्टूडेंट करते हैं, जब हम लोग करते हैं तो दूसरे ढंग से करते हैं, लेकिन सिर्फ जब हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं तो सिर्फ इस पॉइंट को करते हैं। क्यों? क्योंकि जो दूसरे पॉइंट से वो इतनी बारीक है, यदि गलती से किसी नाखून ऐसे लग गया तो वहाँ गया, वहाँ का लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाए, कभी कभी जो है उस साइड में डिसेंसिटाइज हो जाएगी तीनों में, तो वो इसलिए उसको नहीं करना। ये नहीं कि हम लोग बताते जो बार बार करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, हम लोग उनको कुछ ना कुछ नई चीज़ें बताते रहते हैं। जब हमें लगता है कि भाई ये सेफ हैंड में है, ये उस तरह है भाई, हम अपने भी गर्दन काट सकते हैं, दूसरे की भी काट सकते हैं, इससे नुकसान है ना। तो ये नुकसान वाली मर्म इसीलिए, देखिए मर्म को छिपाने का उद्देश्य यही रहा कि ये इतने कॉम्प्लिकेशंस इसके हो सकते हैं कि इससे बहुत सारे चीज़ों में नुकसान हो सकता है, इसलिए इसको एज ए मेडिकल थेरेपी के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया। वो जानते थे, सब करते थे, लेकिन बताते नहीं। लेकिन अब हम लोग क्यों बताते हैं? इसलिए बताते हैं कि आज के रेफरेंस में यदि इसको नहीं बताएंगे तो मेडिकल साइंस का सब अंधेरा हो जाएगा, कुछ नहीं। तो उसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि उतना ही चीज़ एक्सपोज की जाए, कितना एक्सपोजर चाहिए वही तो चीज़। एक पॉलिसी होती है, जैसे हम हमारी पॉलिसी होती है ना, जैसे हमारी विदेश नीति, हमारी रक्षा नीति है, हम कहाँ अपने विदेशियों को परमिट करें, कहाँ ना परमिट करें, ये है ना। ऐसे हमारी मर्म की एक नीति है कि कितना एक्सपोजर हमें करना, कितने मर्म हमें बताने, कितने नहीं बताने। उन मर्मों की चर्चा हम लोग उतने की करते हैं जिससे कोई नुकसान ना हो। ठीक है, इन मर्मों को आप जब सेल्फ मर्मों के तौर पे करेंगे तो कोई नुकसान नहीं हो सकता। अपने मर्मों को आप उतना नहीं दबाएंगे जिससे कोई नुकसान हो, लेकिन दूसरे पे आपको ये पता नहीं होता कि आपको कितना देना, वो धीमे धीमे प्रैक्टिस से आता है। इसलिए उन्हीं मर्मों को हम लोग बता दें। अगले दिन आपसे नहीं कराएंगे, उसका क्या है, उसका क्राइटेरिया ऐसा है कि आपने एक दिन वन दबाए, ठीक नहीं हुआ तो अगले दिन नहीं दबाया, दर्द कर दिया, आपने परेशान कर दिया, आपको डिस्कार्ड कर देगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे पास इसमें। तो इसको क्या कहते हैं, कुल्फ मर्म। और जब भी इसको आपको स्टिमुलेट करने की टेक्निक भूल जाए तो साईं बाबा को याद कर लीजिए कि कैसे उनका हाथ रखा हुआ और कैसे इसको हम स्टिमुलेट कर सकते हैं, तुरंत कुल्फ मर्म का नाम याद आ जाएगा। ठीक, ऐसे करना, जस्ट यू हैव टू मेक इसको, जो हमारा थंब है वो हमारे थंब की तरफ रहेगा, ऐसे नहीं करना। कई बार क्या करते हैं लोग, ऐसे करने लगते हैं, ऐसे नहीं करना। तो ऐसे करने से क्या होता है, जस्ट यू आर गिविंग नो लिस्थेसिस। लिस्थेसिस का मतलब जहाँ खिसक सा गया हल्का, लेकिन अब आपने बहुत पूरा स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस है, आप इससे ठीक कर लोगे तो गलत बात है। ठीक, समझ गए? मतलब स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, हड्डी एक दूसरे के ऊपर खिसक गई, L5 S1 के ऊपर खिसक गई, पीछे खिसक गया, आगे खिसक गया, एंटीरियर पोस्टीरियर साइड टू साइड, या स्पॉन्डिलोसिस हो गई हो, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस स्पाइन, फिर प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क PIVD। इन सभी कंडीशंस में कुल्फ मर्म बहुत बढ़िया काम है। वो सब चीज होता है। ऑल डिजीजेस ऑफ द, पहले स्पाइन कीजिए। स्पाइन कहाँ से, डोर्सल स्पाइन से नीचे, इसका असर ऊपर के स्पाइन पे नहीं जाएगा। इसके लिए हमें ऊपर के पॉइंट्स करने पड़ेंगे, हाथों के पॉइंट। ठीक, साइटिक अभी बताते हैं, सब बताएंगे, बिना बताए कुछ नहीं छोड़ेंगे। लेट के करना, लिटा के करना। तो ये कोई भी चीज को आप इसलिए अस्वीकार मत कीजिए कि हमारी पुरानी चीजें, उससे शर्मिंदा मत होइए। हम यज्ञोपवीत रखते और कान पे लगाते ना, क्योंकि बीइंग ए डॉक्टर हम लोग तो बहुत बार उसको नहीं कर पाते, क्योंकि हमें ये कंसेप्ट है कि भाई बाथरूम जाएंगे, उसको कान पे लगाएंगे, फिर हाथ धोएंगे, हाथ धोने के लिए नहीं मिलेगा, फिर उसको निकालेंगे, तो कोशिश करते कि ना लगा। हमारा बेटा मेडिकल में पढ़ रहा है, उसको आज तक ऐसी हैबिट है कि वो कभी कहीं भी एयरपोर्ट पे भी कहीं जाएगा, बाहर भी कहीं भी जाएगा, तो उसको लगा तो उसको कोई शर्म नहीं आती। हम लोग तो क्योंकि बीइंग ए सर्जन हम लोगों को एक कंसेप्ट हो गया कि भाई इसको टच करेंगे तो इनफेक्ट हाथ खराब हो जाएगा, तो घर पे उसको इस्तेमाल करते, बाहर नहीं करते। लेकिन उसके संस्कार ऐसे, बचपन से उसको 9 साल की उम्र में यज्ञोपवीत हो गया, तो वो लगातार उसको कान में, क्योंकि वो भी एक मर्म का हिस्सा है कि जिसको हम विदुर मन पे और यहाँ पे इसको दबाते, तो क्योंकि ये दायां हिस्सा किसको गवर्न करता है, बाएं हिस्से को गवर्न करता है। जब भी हम लैट्रिन जाते हैं तो इधर का हिस्सा किसको गवर्न कर रहा है, हमारे कोलन को गवर्न कर रहा है।
तो जस्ट वी आर गिविंग सम स्टिमुलेशन टू दैट पार्ट एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल ब्रेन के इस हिस्से को करना है और वो हमारे डेफिकेशन में मदद कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। उसके आध्यात्मिक पक्ष को या जो धार्मिक पक्ष है वो भले ही हम ना समझ पाए, लेकिन यदि हम इसको मर्म से जोड़ के देखते हैं तो बहुत सारी चीजें हमको स्वतः स्पष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो उस तरह से आप देखें, खड़ाऊ पहनने देखा आपने, जितने भी सन्यासी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो खड़ाऊ पहनते हैं। और इसको कहते हैं कि ये जितना भी ये इट वर्क्स ऑन दीज जो हमारे क्या कहते हैं सेमिनल वेसाइकल के और वो स्टिमुलेंट एक्टिविटीज होती है उनको सप्रेस करता है। ठीक है, तो उसको इसका मतलब एक्टिवेशन है। कांस्टेंट प्रेशर नुकसान करेगा और मर्म से क्या होगा, ये स्टिमुलेट होगा। हम ये जब अब इस मर्म से क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, लेकिन यदि उसको कांस्टेंट खड़ाऊ 24 घंटे रहेगी तो क्या होगा, वो डैमेज हो जाएगा, एक तरह से कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। तो कांस्टेंट प्रेशर उसको सप्रेस करता है और स्टिमुलेशन उसको स्टिमुलेट करता है, थोड़ा सा स्टिमुलेशन उसको स्टिमुलेट करता है। तो ये सारी की सारी चीजें अत्यंत महत्वपूर्ण थी, जिनको आज हमने सोचा इस बेखूबी के काम और उसको हमने छोड़ दिया। आप मर्म को जब समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी जो धार्मिक या आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है या हमारे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उससे जुड़ सकते हैं। उससे आपको लग सकता है कि भाई कोई भी काम हमारे यहाँ हो रहा है ये बेवकूफी का नहीं, इसके पीछे क्या कारण है उसको समझ लीजिए और उस कारण को समझ जाते हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो भी चीजें आजकल हम स्टिकर बिंदी लगाते हैं, स्टिकर बिंदी लगाने का कोई कार्यक्रम नहीं, उसमें क्या एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ से, जो गोंद लगा हुआ है, रेजिन लगा हुआ, केमिकल लगा हुआ वो हो रहा है। स्किन डिजीज भी और तो इसके लिए इस्तेमाल क्या करना चाहिए, या तो सिंदूर या इंगूर या फिर क्या कहते हैं हमारी रोली या कोई ऐसी चीज जो हमारी जो चीजें हमारे उसमें इस्तेमाल होती है। बाहर जाते समय आप कुछ भी लगाइए लेकिन घर पे हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, उसमें रोली का इस्तेमाल कर सकते हैं और भी भस्मों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भस्म होती है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी और चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका उपयोग हमारे जो डेली रिचुअल्स में किया जाता है। उनके लिए जरूरत नहीं होती है। उनके लिए जो उनका सिस्टम जो है नीचे यूट्रस और उसका सिस्टम, ये इट इज एंटायरली डिफरेंट सिस्टम। उसको उस सिस्टम के लिए देखिए, उसके लिए जरूरत होती तो उसके लिए भी हमारे ऋषि मुनि हमसे ज्यादा दिमागदार रहे होंगे भाई। गुरुकुलों में कराते हैं लेकिन वो एक जो वैदिक पद्धति है, पीछे की पद्धति है, गले में करवाते हैं लेकिन कान में करते हैं वो लोग। कान में मल त्याग मूत्र त्याग के समय करते हैं। नहीं, यज्ञोपवीत तो होता है महिलाओं का, लेकिन जब वो मल त्याग या मूत्र त्याग करते हैं तो कान में डालते नहीं डालते, है ना। तो उसमें क्योंकि वो कुछ उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में जो अंतर है वो हमको पता नहीं है, मतलब उसका संबंध हमको पता नहीं, लेकिन उनको पता था इसलिए उन्होंने उनके लिए, यदि होता तो उनके लिए भी कराते। समझ रहे हमारी बात। तो कोई है जी उनके कान छिदे होते हैं, अपने कान तो हमारे भी छिदे होते हैं, मेरे भी छिदे हुए कान तो हम लोगों के बचपन में छेद दिए गए थे। वो हम लोगों ने पहने नहीं, लेकिन हमारे छिदे हुए कान है। देयर इज अ गैप बिटवीन दीज टू लोब्यूल्स, इसमें ये लोब्यूल्स के बीच में इतना बड़ा गैप हम लोगों के यहाँ तो होता ही होता है। कर्णवेदन संस्कार होता है तो जी कर्णवेदन संस्कार पीसीओडी में भी करेगा निश्चित रूप से। बहुत सारी चीजें जितनी भी ओवरी की तकलीफ है उन सब में करेगा, यहां तक कि लैक्टेशन से लेके और सारी चीजें जो पूरा सिस्टम एक दूसरे से इंटरलिंक है उसमें सब में करेगा। ठीक है, तो लेकिन खास करके हम लोग इसका इस्तेमाल किस में करते हैं, सिर्फ इसमें कि जिसमें जो फर्टिलिटी है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी के केसेस में। If it is a severe condition, you have not to go for that. In any extreme condition, you have to avoid these murmurs. And after that, if it is regressing, the symptoms are regression is there in symptoms, you can go for that. Extreme conditions में नहीं करना किसी भी. In every extreme condition, you have to avoid these murmurs. कमर में डोरी के लिए हमने बताया कि कमर में डोरी बांधते हैं तो जिस बच्चे का पेट खराब रहता है, बार बार बुखार आता है, बार बार ये तकलीफें होती है, महर्षि सुश्रुत ने कहा कि यदि किसी को बुखार होता है या बार बार दस्त आते हैं तो ये जो कटी है, कटी के चारों तरफ इतनी 2-2 अंगुल की दूरी पर रक्त मोक्षण करना चाहिए। तो रक्त मोक्षण हम लोग नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, जस्ट वी आर गिविंग सम प्रेशर ओवर हियर और उससे ये चीजें ठीक होती है। जितने भी मर्म के बिंदु मैंने आप लोगों को बताया उसमें से आधे से ज्यादा वो मर्म बिंदु है जो सिरावेद के लिए उन्होंने बिंदु बताए। उन्होंने इनडायरेक्ट वे में उसको छिपा के बताया कि भाई सिरावेद हर कोई कर नहीं पाएगा और हर कोई इस चीज से से नुकसान नहीं होगा, उनको सब पता है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात। उन्होंने उसको बताया नहीं,
कई चीज, अब यदि कोई चीज मुझे पता हो सकता है मैं नहीं बताता हूँ किसी को, तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता। इसका मतलब ये नहीं कि उसे नहीं आता, उन्हें नहीं आता, उन्हें सब कुछ आता और उन्होंने उसको हिडन करके रखा। बिकॉज देखिए, मर्म चिकित्सा को वेदों की कुछ गुप्त विद्या है, उन गुप्त विद्याओं में से मर्म चिकित्सा एक गुप्त विद्या हुआ करती, हर किसी को नहीं बताई जाती। ये किसको बताई जाती थी? या तो राजा को पता होती थी, या राजा के प्रधान सेनापति को पता होती थी, या उसके जो लड़ाके होते थे भयंकर उनको पता होती थी। और वो कौन सिखाता था? उनके जो राजवैद्य है वो उनको सिखाते थे कि भाई तुम्हें जरूर आनी चाहिए, वॉर फील्ड में जाएंगे वहां तो वो न तो राजवैद्य होंगे, न राजा होगा, ना उनका सेनापति होगा, तो कैसे अपनी चीजों को कैसे इमीडिएट ठीक कर सकते हैं, उसके लिए उनको मर्म चिकित्सा से सहित और काफी विद्याएं आया करती थी। संजीवनी विद्या, संजीवनी विद्या का मतलब क्या? यदि कोई चीज मर जाती है तो उसको तुरंत कैसे जीवित कर सकते हैं, वो बहुत सारी ऐसी विद्याएं हुआ करती थी जिससे, और उसमें से एक छोटा सा हिस्सा मर्म चिकित्सा का, और मर्म चिकित्सा भी ये गुप्त विद्याएं हुआ करती थी। लेकिन गुप्त को प्रकट करने का समय है, ये वैदिक विद्याओं के प्रकाश का काल है। और यदि अब इस समय वैदिक विद्याओं का प्रकाश नहीं करेंगे तो फिर पता नहीं कितना जो पश्चिम की तरफ से पता नहीं कितना गलत चीजें हमारे पास आ जाएंगी यदि हम इसको रेजिस्ट नहीं करें। आज कम से कम हम हजारों लाखों करोड़ों लोग योग से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने को वापस अपनी संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, अपनी जड़ों की तरफ। और ये जिस दिन ये बांध है ना, ये तो बांध जिस दिन टूट गया वो पूरी, फिर कोई चीज इसमें बचेगी नहीं, कुछ तो फिर कुछ नहीं बचता, फिर तो सब खत्म है। और ये अच्छी चीज का बांध थोड़ा मुश्किल से टूटता है, थोड़ा गंदगी तो एकदम बढ़ती है, अच्छाई थोड़ी थोड़ी इकट्ठी होती है। जिस दिन टूट गया फिर उस दिन फिर कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त, भारतीय संस्कृति के अतिरिक्त, भारतीय विज्ञान के अतिरिक्त दूसरे विज्ञान दूसरे रूप में तो रहेंगे, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं रहेंगे, ठीक है? नहीं, सीमेंट का बांध अच्छाइयों का बांध है ना। अच्छाइयां अपनी सीमाओं को कभी नहीं तोड़ती। अच्छाइयां क्या है? अपनी नहीं, अच्छाइयां अपनी सीमाओं को कभी नहीं तोड़ती। यदि उसकी सीमाएं कमजोर भी हो तो उससे बाहर कोशिश नहीं करती कि उसको तोड़े। बुराइयां सीमाओं को कैसी भी हो, सीमाएं उसको तोड़ने की कोशिश करती है। तो ये अच्छाइयां हैं, वेद की अच्छाइयां हैं, तो इसलिए ये धीमे धीमे जाएंगे, लेकिन जब जाएंगी तो निश्चित रूप से ये कोई उसको रोक नहीं सकता, इन चीजों को कोई रोकने वाला है नहीं, तय है बिल्कुल आप। और इसके लिए किसी ढंग के, देखिए, गलत चीज को बेचने के लिए आपको प्रचार की आवश्यकता होती है, गलत चीज को फैलाने के लिए आपको प्रचार। जब तक आप ढोल पीटोगे, एक बार भेड़ को भेड़िया बना के आप कितनी बार भेड़िया 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 कहोगे तो भेड़ हो सकती है कि भेड़िया और भेड़ में अंतर आदमी भूल जाए। लेकिन अच्छी चीज को बेचने के लिए आपको प्रचार की आवश्यकता नहीं। धीमे 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 अच्छाई भी फैलती है, लेकिन अच्छाई स्वतः फैलती है, बुराई को फैलाया जाता है, ठीक है। कितने एडवर्टाइजमेंट किए बिना कोई आप चीज कोई खरीदोगे, कोई चीजें खरीदोगे नहीं। लेकिन ये चीजें जो अच्छी होती है, योग को एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। योग के आप फायदा ले रहे हैं। जिस दिन आप योग से जुड़ जाते हैं, जिस दिन आप मर्म से जुड़ जाते हैं, जिस दिन आप आयुर्वेद से जुड़ जाते हैं, उस दिन आपको फायदा होने लगता है। और जब फायदा होता है तो कम से कम आप अपने परिवार के लिए सजग हो। मैंने तो बहुत सारे ऐसे परिवारों को देखा जो मर्म से जिन्होंने पहले अपने लाभान्वित हुए, उससे धीमे 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 पूरे परिवार तक और पूरे आसपास के लोगों तक जहां तक वो जा सकते हैं। और ऐसे ही फैलना चाहिए। जो ऐसे फैलती है चीज, वो उसकी जड़ें गहरी होती है, और जो वैसे फैलती है वो आपके मोबाइल की तरह होती है, आज ये कल वो परसों ये ऐसा। तो इस मर्म चिकित्सा के साथ हम लोग जब देखते हैं तो कम से कम जितनी हर्ब्स होती हैं, उसके बाद हम दूसरी चीज देखते हैं जो सबसे पवित्र चीज है, उसको हम तुलसी, और तीसरी चीज हमारे पास होती है दूब। सिर्फ इतनों से आपकी डिस्पेंसरी इतनों से चलती है। हम इससे ज्यादा कोई आपको इसको रखने से रोक नहीं सकता। आप तुलसी लेकर बैठे हो, मर्म चिकित्सा करो, कोई मना कर देगा? हम लोगों ने इसको किसी भी कानूनी पक्ष से बचाने की कोशिश की है कि कोई किसी को यह ना कहे कि भाई आप चिकित्सा कर रहे हो, आप ये क्या कर रहे हो। कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप यदि किसी को तुलसी की पुड़िया दे रहे हो, को मना कर देगा? कोई नियम है, कोई कायदा कानून है? कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तुलसी हो गई आपकी बात। तुलसी का क्या करना? तुलसी का पत्ता, तुलसी का पाउडर, तुलसी का पेस्ट, तुलसी का काढ़ा, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग ढंग से आप उसको दे सकते हैं। तुलसी का पत्ता सामान्य रूप से दांत से नहीं काटना चाहिए। तुलसी का पत्ता दांत से नहीं काटना चाहिए। अभी आप बनारस में संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में गए हो, वहां जो प्रसाद मिलता है वो जो गंगा जल में मिलता है, उसमें तुलसी के पत्ते कटे हुए होते हैं। किसी भी हनुमान मंदिर में जाएंगे तो तुलसी के पत्ते छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मिलते हैं, कि आप उसको लें और सीधे आप उसको निगल लें।
तो उसको पीस के भी निकल सकते हैं। दांतों का एनेमल खराब हो जाता है, इसलिए आप उसको खा के देख लीजिए, 15-20 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना तुलसी के पत्ते, दांत आपके गिरने लगेंगे, टूट जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो उसको तुलसी को क्या करना चाहिए, तुलसी को निकलना है। तुलसी वैसे निकली जाए, पत्ता तो नहीं निकला जाएगा, तो जस्ट उसको पेस्ट कर लीजिए, उसका या तो काढ़ा जैसा बना लीजिए, काढ़ा बना के दांतों को नुकसान कम कर, उसका स्वरस ले लीजिए, शहद से मिला के उसको निकल लीजिए। होता है थोड़ा बहुत में, कोई दिक्कत नहीं, उसका स्वरस बना लीजिए, कल्क बना लीजिए, सबसे बढ़िया काढ़ा बनाते हैं, जैसे तुलसी, अदरक और इनका काली मिर्च का काढ़ा बनाते हैं ना, और उसको जब भी बनाते हैं तो इसमें क्या क्या डालते हैं हम लोग, दूध डालते हैं। तो जो वॉलेटाइल फ्रेगमेंट है वो उसके फैट के साथ बाइंड हो जाता है। ठीक है, तब इसलिए उसमें दूध डालते हैं। बेवकूफी नहीं थी हमारे, कुछ भी हमारे, हमने तो देखा हमारे कुछ भी बेवकूफी नहीं, वो हमारी बेवकूफी है, हम उसको समझ नहीं पाते। दूध दूध देखिए, सामान्य रूप से काढ़े की जो प्रक्रिया वो तो अलग है। ठीक है, उसमें 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना, हाँ सामान्य जो देखिए, ये तो जितना जितना आपके पास उपलब्ध है उतना डालिए, तो सामान्य चाय जैसी बना रहे। लेकिन यदि आप किसी चीज के काढ़े को बनाने हैं तो आप जो कच्ची चीज है उसका 8 गुना, जो उससे सख्त चीज है उसका 16 गुना, और जो बिल्कुल एकदम जैसे किसी की जड़ है या किसी का तना है उसका वो सूखा पाउडर है, तो 32 गुना पानी। लेकिन 32 गुना कोई नहीं करता, सामान्य रूप से 8 गुना पानी डालें तो काम हो जाए। थोड़ी सी तुलसा की पत्ती, 5 काली मिर्च, थोड़ी सी 5 तुलसा के पत्ते और थोड़ा सा अदरक। अपनी चाय के लिए एक 1 कप ऑफ जो टी, 1 कप ऑफ टी का उसके हमने कंटेंट्स बता दिए, उसको ले लेना। और यदि आपको स्वादानुसार मीठा डालिए, शहद डालिए, उसमें गुड़ डालिए। धन्वंतरी क्या होता है, धनवन, उसको आज्ञा घास कहते हैं, आज्ञा घास, सफेद और काली, तो जो मिलती है वो डालिए। श्यामा तुलसी होगी या रामा तुलसी होगी, है ना, वो दोनों तरह की तुलसी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किस चीज का विरोधी है, तुलसी के साथ कोई विरोध नहीं, तुलसी में कोई तुलसी का विरोध नहीं। तरस को शहद के साथ हो सकता है, किसी महाराष्ट्र में यही वाली तुलसी यूज करते हैं, दूसरी यूज करते हैं खाली तुलसी, तो उसमें हो सकता है नहीं डालते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सामान्य रूप से आयुर्वेद में कहीं उल्लेख नहीं है, कहीं है उल्लेख कि कोई तुलसी के साथ दूध नहीं लेना चाहिए, हमने नहीं देखा, क्योंकि हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। हो सकता है किसी विशेष संदर्भ में कहते हो, लेकिन उसमें हमें, क्योंकि ये ट्रेडिशन है कि इसमें हो सकता है कुछ खास जगह पे कोई ऐसी चीज होती हो, कोई परंपरा हो या कोई खास उस जगह की कोई जलवायु हो, इसलिए नहीं दिया जाता। नहीं, गर्म में नहीं डालते, ठंडा थोड़ा पीने लायक हो उसके बाद उसमें शहद डालते, किसी भी काढ़े में शहद डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको काली मिर्च का उपयोग दिमाग के लिए करना है ना, हाँ उपयोग, देखिए ये सब बहुत बढ़िया, खांसी की बीमारियों के लिए सबसे अच्छी है। और ये कहते हैं कि जो ट्यूबरकुलोसिस होती है या कोई भी इंफेक्शन ऑफ द चेस्ट और लंग्स, क्योंकि इसमें वॉलेटाइल फ्रेगमेंट होता है एंड इट वर्क्स लाइक एनीथिंग। तुलसी का उपयोग छाती की कोई भी क्रॉनिक इंफेक्शन की तकलीफ होती है उसमें उपयोग कर सकते हैं हम लोग। छाती की में इसकी तुलसी की गोलियों का उपयोग करते हैं। तुलसी की आजकल बहुत सारी कंपनियां तुलसी की गोलियां बनाती हैं, हम लोग अपनी भी बनवाते हैं। अपना यूज, अपनी तुलसी ताजी कीजिए, उसको ठीक से आप प्रिजर्व कीजिए, उसकी टैबलेट बनाइए, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि सर्दी आप 1 गोली और 2 गोली तुलसी की सुबह शाम खाते रहे, आपको फिर जुकाम, खांसी और इसकी तकलीफें नहीं होती। पाउडर बना के उसकी टैबलेटिंग करा लेते हैं, आज गोंद मिला के, तो शोधन करती है, एंटीवायरस, एंटी बैक्टीरियल और पता नहीं क्या क्या, दोनों में इट वर्क्स लाइक एनीथिंग। वो काढ़ा बना दे, नहीं तुलसी सामान्य लेंगे तो भी उससे फायदा होगा, लगातार खानी पड़ती है, 2-2 गोली सुबह शाम, मतलब लगभग 1 ग्राम से 3 ग्राम पाउडर। लेकिन तुलसी का पाउडर सामान्य रूप से 1 ग्राम काफी होता है, 1 ग्राम पाउडर सुबह शाम।
बुगुल की नहीं, बबूल का गोंद, गोंद बबूल मिलता है उसमें, उसकी गोली बन जाती है। बिल्कुल ले सकते हैं। इन चीजों को खाली पेट ही लेना चाहिए। यदि स्वरस ले रहे हैं, कल्क ले रहे हैं, किसी चीज का चूर्ण ले रहे हैं, तो गर्म पानी के साथ, दूध के साथ ये खाली पेट लीजिए। स्वरस हो गया, कल्क हो गया, उसकी चूर्ण हो गया, बटी हो गई, गर्म पानी से, गुनगुने पानी से। हरा हो गया, कल्क के साथ उसका स्वाद भी हो। देखिए, मांस मछली की बात है। बेसिकली द ह्यूमन बीइंग इज ए हर्बीवोरस एनिमल। यदि वो कार्निवोरस होता तो उसके कैनाइंस होते, उसकी टंग हेयरी होती और उसकी इंटेस्टाइन छोटी होती। ये तीनों चीजें हम लोगों को क्या बनाती है? शाकाहारी बनाती। और शाकाहारी का मतलब यह कि यदि आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे तो गड़बड़ हो। ठीक है, सीधी बात है, इसमें कोई बात ही नहीं है। आप करके देख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब भी हमारा पेट इन चीजों को डाइजेस्ट करता है तो कुछ ना कुछ साइड बाय साइड कुछ एडजस्टमेंट है। वो सिंपल क्या एडजस्टमेंट है। और उस एडजस्टमेंट में बहुत सारे ऐसे फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो हमारे शरीर में कैंसर और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां पैदा करते हैं। ठीक है, तो यदि हम जो जितने भी वेजिटेबल सब्सटेंसेस खाते हैं, तो हम लोग गाय और बिल्ली के बीच के हैं, गाय और क्या कहते हैं, शेर के बीच की स्पीसीज है। यदि हम कच्ची चीज खाने लगे, चावल कच्चा खाने लगेंगे, डाइजेस्ट नहीं होगा। जब तक हम उसको राइपन नहीं करेंगे, उसको पकाएंगे तो नहीं, तब तक डाइजेस्ट नहीं होगा। तो सिस्टम अलग अलग बना है ना। गाय तो कच्चा खा लेती है, सेल्यूलोज डाइजेस्ट कर लेती है, और ह्यूमन बीइंग में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने की प्रक्रिया नहीं, कोई एंजाइम नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, वो सेल्यूलोज जैसा खाते हैं वैसे ही रफेज के तौर पे निकल जाता है। इट वर्क्स एज ए फाइबर की तरह जाता है और वो हमारी सफाई करके निकल जाता है। जरूरी तो है उसके बीच के जो मिनरल्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन है, वो तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन सेल्यूलोज कभी डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन जब सेल्यूलोज या इन चीजों को हम लोग बॉईल कर लेते हैं, और ये जितने उसके कार्बोहाइड्रेट हैं और सारी चीजें जब बॉइल्ड हो जाती हैं, तब वो हमारे शरीर में डाइजेस्ट होने की प्रक्रिया में आती है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बात। हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी विलाई अलग ढंग की होती है, हमारी जो अंदर की म्यूकोजा होती है वो अलग होती है, जो बाइल का कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अलग होते हैं, उनके हमारे बाइल के कंस्टिट्यूएंट्स अलग होते हैं, उनके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, उनके डाइजेस्टिव एंजाइम में, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम में दिक्कत वो होती है। अभी आपने मुर्गी को देखा होगा, हम लोगों ने एक मुर्गी की इंटेस्टाइन से एक दवाई बनाने की कोशिश की। तो एक बार जब हम लोग पढ़ रहे थे, तब तक एक पेशेंट हम लोगों के पास आया। आज से मैं तकरीबन आपको 30-40 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो वो कहने लगा, जी हम लोगों ने उसको, हमारे एक सर थे, उन्होंने उनको मेडिसिन लिख के दी, एक ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे, तो उनको एक दवाई लिखी कि भाई ये आपको स्टोन यूरिनरी कैलकुलस के लिए ये। तो वो हम कहने लगे, जी हमारे यहाँ तो ऐसा है कि एक मुर्गी की मशीन खिलाई जाती है। तो हमने पूछा मुर्गी की मशीन क्या होती है? तो गिजर्ड जो होता है मुर्गी का, वो हार्ड होता है एकदम। क्रॉप होती है, क्रॉप के नीचे गिजर्ड होता है। मुर्गी स्टोन खाती है, स्टोन क्रॉप में इकट्ठा होता है, क्रॉप के बाद गिजर्ड होता है, गिजर्ड के बाद स्टमक का एक कुछ हिस्सा होता है, दो हिस्सों में बटा हुआ, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होती है। उस पर फिर हम लोगों ने काम किया। बीएचयू में जब गए तो पढ़ने लगे, तो हम लोगों ने कोशिश की कि इसको जाने की कैसे करती है। तो लोगों ने कहा कि इट इज सिंपली प्रोसेस ऑफ प्रोपल्सिव मैकेनिज्म इज देयर, कि वो गिजर्ड इतना वो होता है, उसमें वो हो जाती है। हम लोगों ने सोचा कि भाई इतना हार्ड होने के बावजूद भी आप किसी स्टोन को उसमें ग्राइंड नहीं कर सकते। हमने कहा एक मोटार लीजिए, खरल लीजिए, खरल लेने के बाद एक आदमी को लगा लिया, उतने पत्थर मुर्गी को खिलवाया और उतने ही जो स्टोन, मार्बल स्टोन्स को हम लोगों ने यूज किया। मार्बल स्टोन्स हमने मोटार में लगा के एक आदमी को कहा कि तू हल्के हाथ से इसको घिसता है, तो वो पेस्ट नहीं हो पाए। और मुर्गी ने उतनी देर में वो लैट्रिन जब पास आउट हुई तो उसमें कोई ग्रेवल्स नहीं। तो इसका मतलब क्या है? ये इट इज नॉट ए मैकेनिकल प्रोसेस, इट इज अ सिंपली बायोकेमिकल और द केमिकल प्रोसेस इज देयर। वो कैसे समझ में आया, उस पर भी हम लोगों ने आज से इसका एक बहुत, उस समय एक जर्मनी में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें हम लोगों का एक पेपर भी पब्लिश हुआ था। मैं जा नहीं पाया था उस समय भी, हम लोगों को बनारस से छुट्टी नहीं मिल पाई तो हम लोग नहीं जा पाए थे। लेकिन वहां उस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने उसको पेपर भेजा था, प्रेजेंट नहीं कर पाए थे, पेपर भेजा तो जो छपता है उसका एब्स्ट्रैक्ट वो वहां छपा था। ठीक है, ये सन में आपको सन 83-84 की बात बता। तो ऐसी ऐसी चीजें हम लोगों के यहाँ है। तो ये नॉलेज हमको कहां से मिलती है? नेचर से मिलती है। कि तो अब उस प्रक्रिया को हम लोग समझने की कोशिश करें कि कैसे कुछ समझे भी है और उसका हम लोग यूज करते हैं। लेकिन बीइंग ए वेजिटेरियन, और हम लोग प्रमोट करते हैं कि भाई जो वेजिटेरियन सब्सटेंसेस है ये हो जाए।
लेकिन यदि उससे भी कोई हमें कोई चीज समझ में आती है तो हमको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइल्यूशन फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ दीज स्टोन्स, कैसे इन स्टोन्स को डिसइंटीग्रेट किया जा सकता है, ये समझ में आना चाहिए। लेकिन वो प्रक्रिया यदि हम सीधे डायरेक्ट हम अपने में अपनाने लगे तो काम नहीं करेगी। वो जो एंजाइम या जो चीज वो उसके उनके सिस्टम के हिसाब से, तो हम उस एंजाइम को तो वहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन उसके जो सपोर्टिव एंजाइम्स है या सपोर्टिव सिस्टम है हम उसको नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने उसको छोड़ दिया। हमने कहा कि ये सिर्फ बेकार की टेक्निक होगी, बेकार की रिसर्च होगी, थोड़े दिन के लिए काम करेगी, उसके बाद फिर आउटडेटेड होगी, क्योंकि उसका पूरा सपोर्टिव सिस्टम हमारे पास नहीं है। उस एंजाइम के लिए जो सपोर्टिव सिस्टम है वो हमारे पास नहीं। तो हाउ वी आर गोइंग टू पेनिट्रेट द कंसेप्ट, वो क्योंकि वो पेबल कहां डाइजेस्ट हो रहा है, वो उसके गिजर्ड में डाइजेस्ट हो रहा है, और हम कहां तोड़ना चाहते हैं, हम किडनी में तोड़ना चाहते हैं, तो कैसे पॉसिबल है। तो हमने आइडिया ड्रॉप कर दिया कि उतना काम करके उसको बंद कर दिया। ठीक है, हमने कहा बेवकूफी का काम, क्योंकि जो यदि ये काम करता होता तो निश्चित रूप से हमारे सिस्टम में होता और हमारी किताबों में होता। ठीक है, ये ट्रेडिशनली लोग इस्तेमाल करते हैं, वो अलग बात है, उनकी वो एक्सेप्शन की बात अलग। लेकिन एक यूजुअल, हम तो यूजुअल पेशेंट की बात करें जिसमें सिस्टम नॉर्मल सिस्टम हो। तो दूसरी चीज हम लोगों ने बताई तुलसी। तीसरी चीज तुलसी के रस का आप तेल में या घी में इस्तेमाल करके छाती पे भी लगा सकते। तुलसी के रस को गर्म होता है ना, तो तुलसी को क्या करते हैं लोग, तुलसी को लिया और तेल में मिला के छाती में मल देते, तुलसी का रस भी मल देते। और कभी आप लोगों ने देखा है, हाँ तेल में कर सकते हैं, तेल नहीं, तुलसी के रस को तेल में मिला लीजिए, ऐसे फ्राई नहीं करना, उसको लगा के छाती में सरसों के तेल के साथ। तुलसी के पत्तों को पीसकर किसी फोड़े पे लगाएंगे तो फोड़ा पड़ जाएगा, गर्म होता ना। किसी को जैसे चेस्ट में कंजेशन हो रही है, तो कंजेशन होती है, तो आपने देखा होगा कभी ये सींग होता था पहले, आपको बैन कर दिया है। देखिए आयुर्वेद में आधी से ज्यादा उसको तबाह करने का सिस्टम क्या हुआ, जब इसका कॉमर्शलाइजेशन हुआ तो जितनी भी अच्छी चीजें हुआ करती थी और जितनी भी पोटेंट मेडिसिन होती थी उनको बैन कर दिया। जैसे अफीम को बैन कर दिया, अफीम को आयुर्वेद में तो बैन कर दिया, लेकिन वहां से जो पेंटाजोसिन बंद नहीं किया। ठीक है, पेंटाजोसिन खूब मिलता है एलोपैथी में, आपने आयुर्वेद में अफीम की दवाइयों को सारा बैन कर दिया। अफीम में यहां तक कि जाति फलादी चूर्ण और ये सारी चीजें जो पेट को कब्ज को, ये दस्त को कम करने की इमरजेंसी मेडिसिन थी, वो आपने वो बंद कर दी। तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें थी जो इंस्टेंट रिस्पॉन्स की चीजें, आपने हमारी तो बंद कर दी, और वो उसी अफीम से पता नहीं सैकड़ों मेडिसिन आप बना रहे हो और कह रहे हो कि हमारा इंजेक्शन काम करता। तो बेवकूफी की बात। हमारे यहां से कस्तूरी बंद कर दी, ठीक है, हमारे यहां से मृग श्रृंग बंद कर दिया कि भाई ये तो सींग काट के, अरे सींग जहां से आ रहे बाहर से एक्सपोर्ट कर लो ना, उसको आप अवेलेबल कराइए। तो सोच खराब है। क्यों सोच खराब है? क्योंकि वो सोचिए कि ये काम करने लगे हमारा इंजेक्शन कैसे बिकेगा, सिंपल, उसके अलावा कोई दूसरी सोच नहीं। आदमी के, व्यक्ति के स्वास्थ्य की कोई सोच नहीं, सोच सिर्फ है कि अपने हितों की सोच है, इसके अलावा कोई सोच नहीं। कॉमर्शलाइज नहीं है, हम तो उनके मार्केट है, अमेरिका इंग्लैंड के, वो तो हमें यूज कर रहा है। हम मोदी जी आके उनको यूज करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत हमें इतनी घृणा है इनकी, क्या कहते हैं, उसकी उनकी नियत से, कि सारे देश के लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को परेशान किया हुआ इन्होंने। और जब सब चढ़ जाएंगे इन्हें पता चल जाएगा। बस 2-3 छाती में, दूसरा फोड़े पे यदि आप लगाएंगे तो फायदा। और कहते हैं कि तुलसी से अपने फोड़े फुंसी सामान्य रूप से जो तकलीफें होती नहीं होती। तीसरी चीज आपको एक दूब के विषय में बताया। देखिए मोटी मोटी चीजें जान लीजिए, नहीं तो आप ये तो सारी चीजें जानते ही। हाँ, दिमाग के लिए हमने बताया काली मिर्च जब भी हम लोग दिमाग के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैं उन औषधियों के विषय में बताना चाहूंगा जो हमारी पूजा पद्धति से संबंधित है, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, काली मिर्च के लिए समझ लीजिए, जब भी हम, आपने देखा होगा काली मिर्च हम लोग जब परीक्षा होती तो माता और दादी लोग क्या कहते हैं, भाई इसको काली मिर्च और बादाम और दूध से छोंक के दीजिए, घी में छोंका बना। तो काली मिर्च हाँ ले सकते हैं, तुलसी के पत्ते बिना चबाए उसको पीस लीजिए और उसकी गोली से बना लीजिए, निगल लीजिए, गुड़ में बना लीजिए, गोली उसको पीस के गुड़ के साथ इसको मिला लीजिए, गोली बन जाएगी, उसको निगल लीजिए गर्म कर, चाय लीजिए,
इसका इंपॉर्टेंस ये है कि हम उसको कम से कम दिया जलाओगे तो पानी भी तो डालोगे। आप उसको जानिए जिस जगह लाइट होती है, इट इज द इंपॉर्टेंट वन। सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपके घर की तुलसी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसको उसको 24 घंटे याद रखिए। दिया बिना दिया जलाए क्या उसको लाइट चाहिए। ऑक्सीजन के अतिरिक्त उसमें एल्डिहाइड्स, देखिए जब भी हम देसी घी को जलाते हैं तो एल्डिहाइड्स आते हैं एटमॉस्फेयर में, और एल्डिहाइड्स जो सस्पेंडेड पार्टिकल उसके साथ जिसको हम कंबाइन करते हैं, उन एल्डिहाइड्स के साथ वो एटमॉस्फेयर में रहता है, उड़ता नहीं है, वो आपके सराउंडिंग में, उस पर्टिकुलर सराउंडिंग में आपके पास इट रिमेन्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड। तो इसको जिसको ये सस्टेन रिलीज कहते हैं ना, मेडिसिन की कई क्वालिटीज होती है, एक लॉन्ग एक्टिंग होती है, एक शॉर्ट एक्टिंग होती है। तो जो भी पार्टिकल हमने उसमें यूज किया, इट रिमेन्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड, उस स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर में बहुत लंबे समय तक रहता है। तो आपके पूजा गृह में जहां पे आप हवन करते हैं, यदि आप उसमें बैठे तो वो जो भी हवन की सामग्री है उसके सारी चीजों को एल्डिहाइड के साथ बाउंड होकर इट रिमेन्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड इन योर एटमॉस्फेयर अराउंड यू। ठीक है, तो वो इसलिए वो जरूरी होता है। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं, ये सारी चीजें, इसको हम लोग जानते नहीं। लेकिन अब आप जो भैंस के घी से करने लगेंगे या डालडा घी से करने लगेंगे तो नहीं पॉसिबल। ठीक है, इसलिए इसको करना चाहिए। तो उसका जब हम काली मिर्च का, बादाम का इस्तेमाल करते हैं तो इट क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर। किसको क्रॉस करता है? ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। एंड इट गोज, जो देखिए कोई भी चीज होती है उसके 2 या 3 फ्रैक्शंस होते हैं। एक तो वाटर सॉल्युबल फ्रैक्शन होता है, एक फैट सॉल्युबल फ्रैक्शन होता है, एक जो अल्कोहल सॉल्युबल या एसिड अल्कोहल सॉल्युबल फ्रेगमेंट होता है। तो हमारे आसव बनाए जाते हैं, आसव वरिष्ठ, उसमें अल्कोहल फ्रेगमेंट भी आता है और वाटर सॉल्युबल फ्रेगमेंट भी आता है। और जो दूध के साथ या इन चीजों के साथ जो पकाई जाती है, घी के साथ पकाई जाती है, उनमें क्या होता है? जो फैट सॉल्युबल इंग्रेडिएंट उसमें आता है। और जो फैट सॉल्युबल इंग्रेडिएंट है वही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, बाकी दूसरी चीज नहीं करती। यदि आपको बादाम का हम कहें काढ़ा बना के दे दे, तो वो क्या कहते हैं, उबाल के और दे दे, तो उतना फायदा नहीं करेगा। बादाम को यदि घी के साथ उबालेंगे और घी के साथ और दूध के साथ पकाएंगे तब जो फायदा देगा। ठीक है, तो जितनी भी चीजें ब्रेन में जाती हैं वो बिना उसके नहीं जाती, और जो जाती है वो कुछ ऐसी चीजें होती है जो बिना उसके जाती है। उसमें क्या, कौन सी है? ब्राह्मी है, संपुष्पी है, जटामांसी है, ये सारी की सारी इनका वाटर सॉल्युबल फ्रेगमेंट भी वर्क करता है इनडायरेक्ट वे, बिल्कुल क्रॉस करती है। हवन की तो करेगी क्योंकि वो फैट सॉल्युबल है, फैट के साथ एल्डिहाइड्स के साथ है ना, तो एल्डिहाइड्स के साथ जो है वो जाएगा, वो सारी की सारी चीजें बिल्कुल करेगा। उसमें बादाम है ना, बादाम में घी है, बादाम तो अपने आप क्रॉस कर जाता है। बादाम में तो अपने आप उसके अंदर जो उसके सब्सटेंसेस है उसमें वो सारी चीजें, हाँ, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं। दक्षिणी मिर्च और काली मिर्च, दक्षिणी मिर्च, इसमें दक्षिणी मिर्च यूज करते हैं, लेकिन दक्षिणी मिर्च को भी यदि आप वैसे दक्षिणी मिर्च, जो दक्षिणी मिर्च का मतलब समझते क्या? दक्षिणी मिर्च, दक्षिणी का मतलब दक्षिण से होने वाली दक्षिणी मिर्च। वैसी सफेद मिर्च होती, गोल मिर्च, तो उसका हम ब्रेन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसको की है, एक ही चीज है। देखिए बैगन, आपने सफेद बैगन देखा और काला बैगन भी देखा। जी, इसलिए माइक्रोफाइंड करने के लिए देखिए ये सारी की सारी चीजें क्यों करते हैं। आप देखें जब भी बादाम दिया जाता है तो बादाम घिस के दिया जाता है। बादाम को खाने से उतना फायदा नहीं होता। बादाम को भिगाइए पानी में और उसके बाद उसको घिसिए। घिस के क्या मतलब, छिलका उतार के उसको घिसिए। घिसने से क्या होता है? माइक्रोफाइंड हो जाता है और कुछ नहीं। यदि आप मोटर में कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, जब घिसते हैं तो बहुत बारीक होता है। ग्राइंडर में उतना मोटा मोटा हो जाएगा, घिस के क्या होता है? बारीक हो जाता है। आप यदि उसको मोटर से कर दें तो कोई सिंपल जस्ट यू हैव टू, उसको माइक्रोफाइंड करने की बात है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, यू कैन मेक द माइक्रोफाइंड। वो ठीक है, अलग बात। तो आप किसी चीज में भी लगा सकते हैं ना, मिट्टी का बर्तन सबसे इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग दूब के विषय में जानना चाहते हैं। दूर्बा,
आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा कॉमन, इट इज द वेरी कॉमन थिंग। गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्थ जंबू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश जी क्या खाते थे? लड्डू खाते थे, मोदक खाते थे, तो उसके साथ क्या खाते थे? जंबू और ऐत, बेस्ट एंटी डायबिटिक है वो खाते। हनुमान जी कहां रहते थे? पारिजात तरुमूल वासन, पारिजात के वृक्ष के नीचे रहते, जिसको हरसिंगार कहते हैं। हरसिंगार वायु रोगों का सबसे पवन पुत्र थे, खूब दौड़ भाग करते थे, दर्द भी होता होगा, तो क्या क्या किसके नीचे रहते थे? पारिजात के वृक्ष के नीचे रहते थे हरसिंगार। ठीक है, उसी भयंकर साइटी का, जिसके घर में यह है उसके वायु रोग उसके होना ही नहीं चाहिए, इसीलिए भगवान को प्रेम घुटने की बिल्कुल कम होगा। उसके पत्ते जो है आप उबाल लीजिए, पत्ते का पाउडर ले लीजिए, पत्ते का काढ़ा बनाइए, और उसके जो फूल होते हैं, फूल को यदि आप चावल में डालते हैं तो केसर की तरह उसके पीला 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 वो हो जाता है? वायु रोग, नॉट सांस की बीमारी, पेन पाउडर, उसके ठीक है, उसके पाउडर भी यूज होता है। माता सीता 14 वर्ष तक कहां रही? अशोक वाटिका में। क्यों रही अशोक वाटिका? अशोक के वृक्ष के नीचे, क्योंकि वो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर और जितने भी गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसके लिए सबसे बढ़िया चीज। ठीक, सीता माता जो है अशोक के पेड़ के नीचे रही, अशोक वाटिका में रही ना। उन्होंने सिलेक्शन किया कि कहां रहना, तो वो उस वाले सेक्शन, उन्होंने कहा भाई आप यहां कहीं भी रह लीजिए। तो उन्होंने किस चीज का सिलेक्शन किया कि अशोक वाटिका के नीचे रहे। तो ये सारी के सारा विज्ञान के रूप में इस ढंग से बना दिया कि आपको पता तो चले कहीं ना कहीं कि ये क्यों होता। गणेश जी कितने मोटे थे? गणेश जी क्या खाते थे? लड्डू, हमेशा लड्डू ही लड्डू खाते। और उनके लिए क्या मैनेजमेंट था? जामुन और कैथा, जंबू फल चारु भक्षणम, ये खूब खाते थे जामुन और कैथा। उनको पता था कि भाई लड्डू खा रहा हूं, गड़बड़ हो सकती है, और ये रोज खाते थे। कैथ होता है पीला पीला एक फल होता है, बिल्कुल सॉफ्ट जैसा, और वो एंटी डायबिटिक होता है। कैथ खट्टा 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 खट मीठा होता है। गोल गोल सा होता है। तो कैथ है होता है यहां, लेकिन लोग कम यूज करते हैं, कम, ऐसे उसका कमर्शियल यूज नहीं होता। लेकिन कैथ नहीं वो पीला 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 ऐसे बड़ा सा कैथा। तो कपित्थ जंबू फल चारु भक्षणम, ठीक है। तो ये अब हम लोग उसकी बात कर रहे थे, दूर्वा की बात करें। खाना चाहिए, फलों को तो खाना चाहिए, खाना है उसको, फल की तरह खाइए ना उसे। नहीं जापानी नहीं बेल, मोटा 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 बेल की तरह होता है। कैथा ढूंढिए, मिल जाएगा, आप उसका फोटो वोटो सब मिल जाएगा। कैथा, कपित्थ या कैथा मिल जाएगा। फिर हम दूर्वा की बात करते हैं। देखिए आज कई कंपनियां दूब का रस निकाल के आ रही है। एलोवेरा लोगों ने ठगना शुरू किया अमेरिका से। फिर उनकी ठगाई को किसने बंद किया? हमारे रामदेव जी ने, स्वामी जी ने उस कीमत पे हर व्यक्ति को उपलब्ध कराया जिसकी संभावना नहीं थी। हजारों रुपए का बेचते थे, अभी आराम से बेचते हैं, और पेड़ भी देते हैं कि भाई अपने घर पे लगाओ, खुद खाओ। ठीक, समझ रहे? तो वो लूट थी, हमारे यहाँ की लूट, हमें ही लूट रहे हैं, हमारी चीजों से लूट रहे हो, बट नॉनसेंस। तो स्वामी जी ने इन सारे सब चीजों का ये चीज खत्म ही कर दी, सारी चीजें। ठीक है, देखिए आप यदि उसको प्रिजर्वेटिव के तौर पे, यहां तो बहुत अच्छी पद्धति जो यहां बनती है, दुनिया की सबसे अच्छी टेक्निक यूज होती है पतंजलि योगपीठ में, औषधियों के मामले। समझ लीजिए मेरी बात, दुनिया की सबसे अच्छी टेक्निक कोई होगी वो यहां इस्तेमाल होती है। ठीक, इससे बढ़िया नहीं हो सकता, इससे बढ़िया अमेरिका में भी नहीं हो सकता। डायरेक्ट ही खाना चाहिए। इसीलिए तो पेड़ आचार्य जी पेड़ बांटते रहते ना, इसीलिए बांटते हैं भाई। इसीलिए उसका ज्ञान बांट रहे, नहीं बांट रहे कि आप ये एलोवेरा होता। कौन जानता था इससे पहले एलोवेरा को, यदि आचार्य जी नहीं बताते? कोई जानता था?
वो 24 घंटे उसको बताते रहते। क्यों बताते? अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं बताते हो, ये बताते हैं कि भाई जो नहीं कर सकता उसके लिए उपलब्ध है। और ये लूट जो भयंकर जो थी बाहर की, वो खत्म कर दी उन्होंने। कितने सालों में कर दी? 3-4 साल में। बिल्कुल करना चाहिए, वही तो बात है। देखिए तो ले लो, बिल्कुल ठीक बात है भाई। आप अपने घर में रह रहे हो, ठीक है, नहीं तो होटल में आ जाओ, धर्मशाला ले लो, ये तभी तो बात है। जब आपके पास अपना घर है तो घर पे रहो, फिर क्या दिक्कत है? तो ये कितना बड़ा कार्य है, उसकी आप कल्पना नहीं, उसको आप अभी असेस नहीं कर सकते। जब इसके परिणाम आने लगेंगे तब आप उसको असेस लोग खाने लगे ना, क्या एलोवेरा खाने लगे। तो इसमें अब दूब के विषय में देखिए दूरवा पे हम लोगों ने कई बार कार्य किया, तो इट इज बेस्ट हीमोस्टेटिक। और हम लोगों ने ये लोगों से सीखा। लोग क्या कहते हैं, यदि दूब कूट के उसमें भांग कूट के किसी को ब्लीडिंग पाइल्स है तो उसमें लगा दो तो फायदा होता है। दूब और भांग कम, दूब ज्यादा, 1/4 कर सकते हैं। पेन भी कम होता है, ब्लीडिंग चेक होती है, एनेस्थेटिक एजेंट हो गया ना, और दर्द कम कर दिया भांग ने क्या किया? हाँ जी, ना फिशुला में काम नहीं आता। फिशुला में तो हम लोग काम आते हैं जो सारी जाती है। हाँ निश्चित, बहुत सारी चीजें में काम करते हैं। उसके तो गुण दोष के आधार पे ना। देखिए ये जो कोई भी खून की नली फूलती है तो इसका क्या मतलब है? वात से फूलती है, और ये वात को नष्ट करते खून की नलियों को सफाया। अब इसके बाद हम लोगों का समय बहुत ज्यादा हम लोगों ने समय ले लिया। जस्ट वी विल स्टार्ट विद आवर रेगुलर प्रैक्टिस। हाँ चलिए दूरबा का बता देते। दूरबा बता दीजिए। दूरबा का देखिए इतनी अच्छी चीज है। दूब को किसी अच्छी जगह से, गंदी जगह से, देखिए कभी भी कोई मेडिसिनल प्लांट आप कलेक्ट करते हैं तो उसके विषय में आप जाने कि वो अच्छी जगह पे पैदा होना चाहिए। उसकी जगह पे गंदा पानी या उसको गंदे पानी में पैदा नहीं होना चाहिए। उसमें कोई फंगस नहीं होनी चाहिए, कोई सड़ा हुआ पत्ता नहीं होना चाहिए, कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई कीड़ा नहीं लगा होना चाहिए, और वो प्रॉपर ढंग से उसको सूखना चाहिए। कोई भी चीज ऐसी होती है जो धूप में खराब हो जाती है उसको छाया में सुखा देना चाहिए, और जब सूख जाती है उसको प्रॉपर एयर टाइट उसमें आपको रखना चाहिए, और विद इन 6 मंथ उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। 6 महीने से बाद कोई भी ये कच्ची दवाई आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका प्रभाव नहीं होता। ठीक है, आप ये सोचो कि भाई मैंने एक क्या कहते हैं मेरे यहाँ तो क्या कहते तुलसी या उसका पत्ता रखा है और 3 साल पुराना है तो काम नहीं करेगा। ठीक है, उसकी जैसे आपके मसाले खराब हो जाते हैं, पुराने मसाले खराब हो जाते हैं, ऐसे कोई भी जड़ी बूटी है 6 महीने से ज्यादा नहीं। कुछ जड़ी बूटियां जो जैसे काली मिर्च है 6 महीने से ज्यादा चलेगी, बीज चलेंगे, पत्ते ये चीजें नहीं, बिल्कुल पत्ते और फूल बिल्कुल नहीं चले, पत्ते फूल बिल्कुल नहीं चलेंगे। और लेकिन धीमे धीमे जो हार्ड स्ट्रक्चर है वो 1 आध साल, यदि चूर्ण रूप में आ गया तो 6 महीने में खत्म होगा ही होगा। हल्दी की गांठ जब तक ठीक ढंग से रखी है तो वो चल जाएगी, लेकिन पाउडर करते ही वो खराब हो जाएगी। पाउडर करेंगे तो खराब हो जाएगी विद इन 6 मंथ। तो आपको जानना चाहिए कि इन चीजों को ये नहीं करना। दूसरा, जब आप दूरबा का इस्तेमाल करते हैं तो दूब आप ऐसे कहीं जैसे रेतीली जगह होती है, तो रेतीली जगह पे यदि कोई दूब होती है, वहां कुत्ते बिल्ली कोई पेशाब नहीं कर रहा, कोई गंदगी का स्थान नहीं है, उस जगह से आपको दूब की कलेक्शन करनी है। दूब की कलेक्शन कैसे करनी है? पूरी की पूरी कांडा प्रोरोहंती कहते हैं, नहीं, पूरे का पूरा कांड पूरा निकाल के पूरा उसको अच्छे ढंग से प्रिजर्व कीजिए, और उसको कूट के उसका पेस्ट बना लीजिए, या उसका आप एक्सट्रैक्ट जैसा बना लीजिए, उसको पानी में घोल के उसको बना लीजिए, और उसको पी सकते हैं कपड़े से छान कर। उसको क्या करते हैं, कपड़े से बिल्कुल पीस के मिक्सी में कर लीजिए, पत्तों को पीस के, और उसमें पानी डाल लीजिए, और पानी डाल के जड़ हटा लीजिए, जड़ से ऊपर के ले कोई, क्योंकि जड़ लेंगे तो उसमें गंदगी आएगी। ठीक है, ऊपर के जो ऊपर के हैं उसको तोड़ लीजिए, और उसको बिल्कुल साफ करके धो के सुखा के बिल्कुल अच्छे ढंग से धो लीजिए, निचोड़ लीजिए बिल्कुल अच्छे ढंग से। गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, डस्ट डर्ट कुछ नहीं होना चाहिए। क्वांटिटी देखिए, स्वरस की 10 से 20 ml, स्वरस की 10 से 20 ml, 1 से 2 तोला ज्यादा, और काढ़े की इससे ज्यादा नहीं। भांग में नहीं, भांग इसमें नहीं डालना। भांग फॉर द लोकल, पीने के लिए सिंपल, पीने के लिए जो हम बता रहे हैं वो आप बहुत ठंडी होती है, यदि ज्यादा समय तक खाएंगे तो उससे ब्लीडिंग होने लगती है, वो क्या कहते हैं जोड़ों में दर्द होने लगता है। जिस किसी व्यक्ति को
जीआईटी से ब्लीडिंग हो रही है और पाइल्स से ब्लीडिंग हो रही है, वो इसका इस्तेमाल करें। और जिस व्यक्ति को हिमोप्टेसिस हो रहा है वो वासा का इस्तेमाल करें, एडाटेडोवासाई का, उसके स्वरस का। उसमें ये भी डाल सकता है, लेकिन ठंडे के समय में ये नहीं खाना ज्यादा, है ना। यदि किसी को लंग्स से उल्टी खून आ रहा है तो वो वासे के पत्ते का स्वरस, और यदि वासा कहते हैं एडाटेडोवासाई का, अडूसा कहते हैं उसका, अडूसा, लंग्स से ब्लीडिंग आ रही है। और यदि किसी को जीआईटी से हो रही, हिमेटेमेसिस हो रहा है, चाहे वो किसी अल्सर की वजह से हो, तो ये वुंड्स को हील करता, इट एक्ट्स एज एंटासिड, हिमोस्टेटिक, दूरबा। और पता नहीं कितनी कितनी चीजें ये कहते हैं कि इतनी ज्यादा ताकत देता है, जैसे आजकल गेहूं का ज्वारा होता है ना, उससे ज्यादा अच्छा काम दूरबा। 2-3 बार दिन भर में, 2-3 बार, 2 बार 3 बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके स्वरस की देखिए, इसका सामान्य रूप से स्वरस आप निकाल नहीं सकते। स्वरस निकालेंगे तो फुटपाथ विधि से निकालेंगे, और अन्यथा क्या करेंगे, इसको कूटेंगे, कूट के उसको पानी डालेंगे, पानी डाल के निकालेंगे। वो उसका पानी में मिला हुआ, घुला हुआ है। स्वरस किसको कहते हैं? किसी भी चीज को हम पीसते हैं, उसमें पानी नहीं डालते, तब उसको स्वरस कहते हैं। ठीक है, यदि हमने पानी मिला दिया तो स्वरस नहीं है। एक तरह से वो हिम की क्वांटिटी, जिसको हिम कहते हैं, जैसे पानी में डाला और उसको रगड़ के उसका सत्व निकाल, ऐसा है ना। तो हम कूट के इसको डालना है, और इसका आप जैसे गिलोय सत्व निकालते हैं, वैसे सत्व निकालने की कोशिश कीजिए, इसका सत्व नहीं निकलता। तो इसको पीस के इसको कर लीजिए, पीस के इसको कीजिए, और अच्छे ढंग से उसको छानिए। पहले खूब पीस लीजिए, मत लीजिए, और उसके बाद उसको सफेद कपड़े में उसको छान लीजिए। नहीं, मकोई का तो स्वरस भी निकलता है ना, मकोई तो बहुत अच्छा था, मकोई का तो स्वरस निकल जाता है, तो मकोई के स्वरस में कोई दिक्कत नहीं होती, इसके स्वरस में दिक्कत होती। यदि इसका स्वरस निकालना पड़ेगा तो बहुत थोड़ा निकलेगा, और कैसे करेंगे? फुटपाथ विधि से करेंगे, तो फिर भी नहीं निकलता। फुटपाथ के लिए ये दूरबा का नहीं होता, दूरबा को तो इसी ढंग से कूट के इसका स्वरस निकाला जाए, पानी में डाल के इसको पानी डाल लीजिए, उसमें कूटिए, पानी डालिए जितना थोड़ा, जिससे उससे निकल जाए पानी। भाई आपने इतना कूटा, उसमें 50 ml पानी डाल लीजिए, और उसमें उसको खोल लीजिए 50 ml। देखिए, व्हीट ग्रास तो बहुत ज्यादा प्रचलित है, लेकिन उससे बेहतर किसका रहता है? दूरबा का। क्यों नहीं पी सकते? सामान्य रूप से पी सकते, सामान्य रूप से पूजा करते, सामान्य रूप से ये जितनी चीजें सबसे बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत सारी चीजों। यहां तक कि जो हम कहते हैं कि थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया माइनर, इसमें दूरबा का स्वरस। ठीक है, बस दूरबा का स्वरस। एक छोटे बच्चों में आधा चम्मच, चौथाई चम्मच, इससे ज्यादा नहीं। अरे दूब, सब जो सामान्य दूब है, जो एक डंडी से ऊपर वो दूब कहते हैं, दूब घास। वो इंडियन, वो जो वैसी ग्रास है वो नहीं, वो वाली नहीं जो हमारी दूरबा है। इसके इंडियन। आज बहुत समय हो गया, पहला सत्र हमको जस्ट वी हैव टू कंप्लीट दिस सेशन, एंड आफ्टर दैट जो हमारा जो 12 बजे से हम लोगों का जो कंक्लूडिंग सेशन है वो शुरू होगा। उसमें स्वामी यहाँ के शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वरानंद जी आएंगे शायद, संभवतः उनसे प्रार्थना की है। हमारे यहाँ के डायरेक्टर हैं, उनको भी कहा है हमारे, और कुछ और लोग आएंगे। उसके बाद हम लोग 12 बजे तक कुछ और डिस्कशंस करेंगे। उनके बीच में यदि आपको किसी अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना है तो आप अपना बता सकते हैं कि क्या एक्सपीरियंसेस आपके मर्म से के संबंधित है। उनका एक्सपीरियंस, देखिए एक्सपीरियंस एक दूसरे से शेयर करते, पीठ का मर्म बताना रह गया, उसको मैं आज अभी जो भी चीज रह गई है वो मैं इसके बाद के सेशन में पूरा करूंगा। ठीक है, उसके बाद जो भी चीज को आपको पूछना है, इसीलिए ये पहले का सत्र जो है क्वेश्चन आंसर्स के लिए। इसके बाद हम लोग अभी जस्ट वी विल कंप्लीटिंग अवर एक्सरसाइज। स्पाइन को इरेक्ट कर लीजिए, और पीठ के मर्म नहीं बताया अभी, बताया है लेकिन उसको इंडिकेट किए कैसे करने हैं वो बता दें। हैं वो हमने बता दिए थे, लेकिन सबको नहीं बताया। मैं यहाँ सबको जो भी चीज नहीं समझ में आई है वो मैं बताऊं। अपना स्पाइन इरेक्ट कर लीजिए, आंखों को बंद करके हम गहरी गहरी बार 3 बार सांस लेंगे विदाउट टर्बुलेंस। गहरी बार 3 बार सांस लीजिए, गहरी गहरी, आवाज नहीं आनी चाहिए।
जिस दिन आप बिना आवाज के सांस लेना सीख जाएंगे तो उस दिन आप समझेंगे कि आपने पूरा, आपका गैस का सिलेंडर 14.6 किलो का है, और नहीं तो क्या है, उसमें से किसी ने गैस निकाल लिया है, आधा अधूरा सिलेंडर आपको दे दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी गहरी सांस, विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी साउंड, विदाउट टर्बुलेंस। एक्सलेशन में भी आपकी सांस में आवाज इसमें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फोर्सफुली नहीं छोड़ना है, धीमे धीमे पूरी सांस को छोड़ना है। के बाद हम लोग अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं। उसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम में जो पहली प्रक्रिया है, जिसको हम हाथों को छाती पे रख लीजिए, ये क्योंकि ये हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। पहले आप दाईं तरफ को बंद कीजिए, टेक द डीप ब्रेथ, और फिर आप बाईं छाती को छोड़ के सांस को गहरे से निकाल लीजिए। फिर छाती को उसी स्थिति में रखिए, टेक द डीप ब्रेथ, फिर दाईं छाती को बंद करके सांस छोड़ लीजिए। फिर बाईं तरफ से ही आपको खुली हुई छाती है, उसमें सांस लेना है। फिर दाईं तरफ से बंद करके उसको उठा लीजिए। इस ढंग से 3 बार इसको करके आप छोड़ सकते हैं। आपने 3 क्रम पूरे कर लिए। तो आप रेगुलर प्रैक्टिस में आप देख सकते हैं कि ये कितनी पावरफुल एक्सरसाइजेस है। पावरफुल है ना। अभी तक तो हम बाहर से वैसे ही कर रहे थे, अब ये जस्ट वी आर हेल्पिंग वन इंस्ट्रूमेंट, ये पूरी की पूरी छाती में हम लोग इसको कर रहे हैं। तो ये डायरेक्टली क्या है, ये प्रेशर जब हम लोग दे रहे हैं, डायरेक्ट प्रेशर दे रहे हैं लीवर पे, स्प्लीन पे, पेंक्रियाज पे, लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट पे, डायफ्राम पे, टोटल डायरेक्ट स्टिमुलेशन, डायरेक्ट स्टिमुलेशन। ठीक है। जैसे देखिए, एक चीज हम लोग बार बार कहते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि आप एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और मर्म चिकित्सा के परिणामों में क्या अंतर है। उस अंतर को ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आपको मोदी जी को कोई पत्र लिखना है या कोई मैसेज देना है, तो उन्होंने एक अपनी वेबसाइट बनाई हुई, ठीक है, पीएमओ की वेबसाइट है ना, mygov.in, आप उस पर सीधे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन वो भी एक दिक्कत हो सकती है, आप सीधे पीएमओ में जाइए, आप रिसीव करा दीजिए। या हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी कई वेबसाइट बनी हुई है आजकल, बहुत सारी वेबसाइट हर डिस्ट्रिक्ट की बनी हुई है। हर डीएम के पास एक वेबसाइट बनाई हुई है अपने उसकी। यदि आपकी कोई शिकायत, ग्रीवेंसेस या कुछ है, तो वो आप उसको भेजिए, वो आगे यदि उनके स्तर की होंगी तो उसको निस्तारित करेंगे, यदि आगे के स्तर की होंगी तो उसको फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है। तो एक और ऐसे ही धीमे धीमे ब्लॉक स्तर पे भी है। यदि आप अपनी इंफॉर्मेशन सीधे पीएमओ तक पहुंचाना चाहते हैं, तो एक तो वे है कि आप सीधे उनकी वेबसाइट लॉगिन कीजिए या पीएमओ में आप रिसीव करा दीजिए। दूसरी चीज ये है कि आप यहाँ के पटवारी को अपनी दरखास्त दे दीजिए, एप्लीकेशन दे दीजिए। वो एप्लीकेशन कब पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी उसकी संभावना नहीं। लेकिन जो मर्म चिकित्सा है वो डायरेक्ट, दीज आर द टारगेटेड पॉइंट, डायरेक्टली जस्ट यू आर अप्रोचिंग टू द ब्रेन। ठीक है। तो ये डिफरेंस है। यदि आप यहां भी दबा रहे हैं, यहां दबा रहे हैं, यहां दबा रहे हैं, अल्टीमेटली ये सारा कहां क्रॉस कर रहा है, ये सारे के सारे ये तल हृदय पे क्रॉस कर रहा है। आपने सीधे उस पॉइंट को स्टिमुलेट किया, तो इसका मतलब क्या है, डेफिनेटली इट इज अ टारगेटेड पॉइंट है। और इनसे जो इंफॉर्मेशन क्रॉस की जाती है उसका रिजल्ट कितनी देर में आता है, सेकंड्स में आता है, 30 सेकंड्स में आता है। कितनी देर में आता है, 30 सेकंड में आता है। ठीक है। लेकिन ये इट डिपेंड्स ऑन द लीजन। अब हर बीमारी 30 सेकंड में ठीक हो तो संभव नहीं, लेकिन परिणाम 30 सेकंड में आते हैं। हम कैसे इसको टेस्ट करते हैं, जैसे पेनिसिलिन टेस्ट किया करते थे सबक्यूटेनियस, एक बूंद टेस्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही। इन सेम वे हम लोग क्या करते हैं, जब भी मरीज को हम लोग मर्म चिकित्सा देते हैं और उसको देखते हैं कि उसके परिणाम कितनी देर में आते हैं। इंस्टेंट यदि हमें वो मरीज कहता है कि भाई इससे मुझे फायदा हो रहा है, तो उससे निश्चित रूप से फायदा होगा। एक और लक्षण मैं आपको बताता हूं कि जब भी हम लोग गुल्फ मर्म करते हैं तो एक विशेष तरह की अनुभूति होती है, पैरों में भयंकर खुजली होती है। जब भी आप गुल्फ करेंगे तो कई बार मरीज आपसे कहेगा ये कर क्या दिया, बहुत परेशान हो जाता है। तो आपको उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको तुरंत इमीडिएट, जो हम लोग सैनिटाइजर यूज करते हैं, उस सैनिटाइजर में क्योंकि अल्कोहल होता है, ठीक है, उस अल्कोहल से या स्प्रिट होती है, उसको तुरंत थोड़ी देर के लिए मलेंगे तो ठीक हो जाता है। ठीक है। उसको आप कहिए कि ठीक होता, इसका मतलब क्या है, आपका सिस्टम स्टिमुलेट होता है। हम लोग उसको इस ढंग से एक्सप्लेन करते हैं कि जब हम भी कोई हवन या यज्ञ करते हैं
उसके बाद वर्षा आ जाती है तो क्या कहते हैं कि हमारा हवन और यज्ञ सफल हो गया। तो ऐसे ही जब मर्म चिकित्सा गुल्फ करने के बाद किसी को ये होती बहुत स्टिमुलेट हो रहा है, इसका मतलब सिस्टम में एक एक्सेप्ट हो गया, और उसी का उपयोग हमने किया खुजली को दूर करने के लिए। क्या होता है जब जिस व्यक्ति को भयंकर खुजली हो रही, किसी चीज से ठीक नहीं होती, एंटी एलर्जिक खा के ठीक नहीं होती, उसको हम लोगों ने गुल्फ देना शुरू किया, और गुल्फ देने के बाद उसको खुजली कम होने लगी, एलर्जी कम होने लगी। समझ रहे? तो हिस्टामिन के प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं वो हमारा ये गुल्फ से कहीं ना कहीं कुछ होता है, इसलिए उसको भी हम लोगों ने मेंशन किया कि गुल्फ को करने से कहीं जो ये रिएक्शंस होती है ये खत्म होती है। किसी को हो रही है रिएक्शन तो उसको यदि गुल्फ कर देंगे तो खत्म हो। ठीक है, ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। ये कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन जानते, इससे आप पता नहीं कौन कौन से सिस्टम को हम लोग पूरा, अब इस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि हिस्टामिन क्या क्या करता है, कैसे ईचिंग होती है, क्या होती है, और कैसे उस सिस्टम को हम किससे रेगुलेट कर सकते हैं, एक मर्म गुल्फ से रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये अगली की जो हम संहिता के रूप में किताब लिख रहे हैं उसके दीज आर द चैप्टर्स, जो नई चीजें बता रहे हैं हम, हमारे ये चैप्टर्स है। इन चैप्टर्स को हम लोगों ने अगली जो बुक आ रही है उसमें हम लोग इसको साइंटिफिकली, इसमें आयुर्वेद के हिस्से, वैदिक हिस्से, जो आजकल का इंटरप्रिटेशन है उस सबको हम लोग देने की कोशिश करें। उन सब हिस्सों में दोनों तीनों हिस्से हैं। आप एक आयुर्वेदिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसका अप्लाइड एस्पेक्ट पढ़ेंगे, उसमें जो आज के मेडिकल साइंस का कंसेप्ट है उसको पढ़ेंगे। इसी ढंग से हम लोग उस संहिता के रूप में उसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 200 पेज की बनती है, 300 की बनती है, 100 की बनती है, ये डिपेंड करता है कि कितना जो उसका कंटेंट होता है। ठीक है, तो इस ढंग से आप लोगों ने ये किया। अब हम इसके बाद तीसरा प्राणायाम की प्रक्रिया करेंगे जो आंखों से हम लोग करते हैं। बाईं तरफ आप आंख कर लीजिए, और इसका अभ्यास आप करेंगे तो बहुत बढ़िया अभ्यास है नाड़ी शोधन के लिए, बहुत सारी बीमारियों के लिए। बाईं तरफ देखिए, टेक द डीप ब्रेथ, रोटेट योर आईबॉल्स टुवर्ड द राइट साइड एंड एक्सेल। फिर यहीं से सांस लेना है, फिर उसको रोटेट कर लीजिए अपोजिट साइड में और एक्सेल कर लीजिए। ऐसे 3 क्रम आपको कर लेना। आप आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, आंखें खोल के भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू रोटेट योर आईबॉल्स। और आप देख सकते हैं धीमे धीमे कि जस्ट यू कैन चेंज योर स्ट्रीम ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इन बोथ द नोस्ट्रल्स अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द आईबॉल। जैसे जैसे आंख जिस डायरेक्शन में आप घुमाएंगे उस डायरेक्शन से आप छोड़ भी सकते हैं, उसको ले भी सकते हैं। तो ये सूक्ष्म प्रक्रिया है उसकी, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब इसके बाद आप दाई मुट्ठी को बंद कर लीजिए। दाई मुट्ठी को बंद करने के बाद छाती पे रख लीजिए, और छाती पे रखने के बाद हृदय को, जैसे हमने आपको बताया, हृदय मर्म को प्रेरित करने के लिए हाथ को रखिए, गहरी सांस लीजिए। जब लेते हैं तो ये खुली रिलैक्स होना चाहिए, और जब हम दबाते हैं तो इसको छोड़ते समय दबाना। इस हाथ को नीचे से लगाइए, नीचे से नीचे से नीचे, ऐसे देखिए, आराम से देखना, तभी ये आपका स्तन मूल पे आएगा। ये हाथ यहाँ पे है, स्तन मूल, इसको नीचे से डालेंगे हाथ। हाँ बस ठीक, तो आराम से पकड़िए और गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़िए। ठीक है, ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ऐसे पकड़ लेना चाहिए, इसको अंगूठे से ऐसे पकड़, गहरी सांस लीजिए और छोड़ते समय इसको दबा लीजिए। फिर लेते समय फिर इसको रिलैक्स कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए, छोड़ते समय फिर इसको, फिर गहरी सांस लीजिए। 3 बार हम इसको कर लेते हैं।